कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। थ्योरी तो हो ही चुका था पूरा, इसका क्वेश्चन कर रहे थे तो कुछ करते हैं। लिखो, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके जेई का क्वेश्चन है। पहले आईटी में पूछा था मोर देन वन करेक्ट में, सिंपल क्वेश्चन है। फिर मोर देन वन करेक्ट से सिंगल करेक्ट बना के जेई में पूछ दिया, नीट में भी पूछ चुका है। तो जनरल क्वेश्चन है, जरा लिखो क्वेश्चन। ए लीनियर, क्वेश्चन लिखना, ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर। तो इससे कोई खास मतलब नहीं है, घबराना नहीं। हार्मोनिक ऑसिलेटर, ऑसिलेटर का मतलब जो ऑसिलेशन देता है, ऑसिलेशन का मतलब है टू एंड फ्रो मोशन। तो स्प्रिंग का टू एंड फ्रो मोशन, एनर्जी वगैरह हमने बताया, वही काम करना है। ऑसिलेटर का मतलब जो ऑसिलेट कर रहा है, जो एनर्जी दे रहा है। हार्मोनिक का मतलब होता है, हारमोनियम से आया वर्ड, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन आगे जाके पढ़ोगे वो आएगा। यहाँ हमको उतने से मतलब नहीं है, यहाँ सिंपल मतलब है लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर, यानी एक ऑसिलेटर है जो क्या दे रहा है, ऑसिलेशन दे रहा है, टू एंड फ्रो मोशन दे रहा है, ठीक है। तो ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर ऑफ फोर्स कांस्टेंट यानी के दे रखा है 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर, 2 × 10⁶ न्यूटन पर मीटर, एंड एम्पलीट्यूड 0.01 मीटर, एंड एम्पलीट्यूड 0.01 मीटर, एम्पलीट्यूड 0.01 मीटर, हैज ए टोटल मैकेनिकल एनर्जी of 160 जूल, टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ 160 जूल। इट्स चार ऑप्शन है। इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, सबका फॉर्मूला बता चुके हैं, इज 160 जूल। इट्स मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 160 जूल। ऑप्शन बी है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी गिवन था 160 जूल। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज 100 जूल। थर्ड ऑप्शन है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 100 जूल, पोटेंशियल एनर्जी इज 100 जूल। और डी चौथा ऑप्शन दे रखा था, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी 160, मैक्सिमम काइनेटिक 100, मैक्सिमम पोटेंशियल 100 और मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज, फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 0 जूल। ये चार ऑप्शन हैं और ये क्वेश्चन जो पूछा गया था तो ये है मोर देन वन करेक्ट। तो मोर देन वन करेक्ट यानी एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। तो एक सही है या एक से ज्यादा सही है, कौन सा है बताना। मोर देन वन करेक्ट, चलो ट्राई करो। दो केस बताया था आपको, सिंपल सा समझो कैसे हमको आइडिया लगेगा। एक बताया था अगर U0 0 है इनिशियल, दो केस बताया था, ध्यान होगा तो। और एक बताया था जब इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 नहीं है, कुछ ना कुछ है। इन दोनों केस में याद करो तो पोटेंशियल एनर्जी क्या बताया था। इस केस में बताया था U0 प्लस हाफ kx²। जब U0 0 नहीं है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, या ऐसे कर लो, U0 0, ठीक। और जब U0 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ kx²। ये दो फॉर्मूला बताया था। काइनेटिक एनर्जी क्या बताया था, ग्राफ भी बताया था इन सब का डिटेल में, हाफ ka² माइनस x², ठीक। इधर काइनेटिक एनर्जी क्या बताया है, काइनेटिक एनर्जी सेम ही रहेगा, इसमें चेंज नहीं होता है, हाफ k² माइनस x² ही होगा। मैकेनिकल एनर्जी याद करो, दोनों का सम बताया था। इस केस में सम करते थे तो कितना आता है, U0 प्लस हाफ k², पूरा डिटेल में ग्राफ समेत बताया हुआ ये।
दिक्कत जिनको होगा पीछे का लेक्चर जाके रिवीजन करो यूट्यूब से। और मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे जो है ये क्या था, हाफ के स्क्वायर था, यही था, यही सब बताया था। इस केस में हमको के दिया है, ए दिया है और बोल रखा है मैकेनिकल एनर्जी इतना है। तो जरा क्वेश्चन में गिवन क्वेश्चन में जो गिवन है हम निकालते हैं हाफ के स्क्वायर कितना आता है, देखते हैं। हाफ के स्क्वायर क्वेश्चन के डेटा के से हाफ के स्क्वायर निकालोगे, हाफ के कितना है 2 इंटू 10⁶ और ए स्क्वायर, ए गिवन है एम्पलीट्यूड 0.01, तो 0.01 का होल स्क्वायर यानी 0.01 इंटू 0.01, ठीक। तो ये जो होगा 2 से 2 चला गया, 2 से 2 कैंसिल, 0.01 ये 10⁻, कितना हो जाएगा, करोगे सॉल्व तो इसको लिखोगे 10⁻² और नीचे 10⁻² कैंसिल होगा, 10 की पावर 4 आएगा, 10 की पावर 2 आएगा यानी 100 आएगा। इस समझ में आ रहा है, इसको सॉल्व करोगे 100 आएगा, यानी कि तुम्हारा जो टोटल एनर्जी कितनी आ रही है हाफ के स्क्वायर, टोटल मैकेनिकल एनर्जी जब मैं हाफ के स्क्वायर सॉल्व कर रहा हूं तो वो कितना आ रहा है 100 जूल आ रहा है। पर क्वेश्चन में मैकेनिकल एनर्जी कितना दे रखा है, इसका मतलब बताओ यू नॉट ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है ना। हाफ के स्क्वायर करते तो 100 ही आ रहा है, पर क्वेश्चन में तो दे रखा है मैकेनिकल एनर्जी इतना नहीं है, मैकेनिकल एनर्जी 160 जूल, यानी इसमें ये केस है यू नॉट नॉट जीरो, यू नॉट भी ऐड हुआ है। समझ में आ रही है बात। और यू नॉट की वैल्यू कितनी है फिर 60 होगी, 100 जूल है तुम्हारा जाके हाफ के स्क्वायर की वैल्यू और टोटल बोल रहा है मैकेनिकल एनर्जी 160, तो 160 और ये 100, तो यू नॉट कितना है 60, तो इसलिए यू नॉट कितना होगा, सो यू नॉट इक्वल टू हो जाएगा 60 जूल। यानी ये जो केस मेरा बना वो यू नॉट नॉट जीरो ये वाला केस है, ये वाला नहीं है। तो अब क्या पूछा गया ऑप्शन, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी इज 160 जूल। मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है इस केस में, पोटेंशियल एनर्जी ये होता है यू नॉट प्लस के एक्स स्क्वायर। ये मैक्सिमम कब होता है, जब एक्स मैक्सिमम होता है, और एक्स की मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं एम्पलीट्यूड। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, बताया था मैक्सिमम जितना डिस्प्लेस होता है, और एक्स एम्पलीट्यूड क्या है ए है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो पोटेंशियल एनर्जी की हो सकती है पीई मैक्स, ये कितना हो सकता है, वो कहां होता था पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहां होता है एक्सट्रीम पे। एक्सट्रीम का मतलब एक्स इक्वल टू क्या है प्लस माइनस है, यानी हाफ के स्क्वायर, और यू नॉट प्लस हाफ के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 160 ही है, वही तो 160 आया था, यानी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का आंसर होगा 160 जूल। बात समझ में आ रही है। यानी फिर ये नहीं होगा, अगर 160 हो गया तो 100 भी नहीं होगा, और 160 हो गया तो 0 भी नहीं होगा। तो एक तो ऑप्शन एक करेक्ट है, मोर देन वन करेक्ट है। बी के बारे में देखते हैं, बी और एक ऑप्शन क्या दिया काइनेटिक एनर्जी के बारे में। तो काइनेटिक एनर्जी तो दोनों केस में एक ही फॉर्मूला होता है, और काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है दोनों में से किसी भी केस में देखोगे तो के ई मैक्स, जब क्या होता है एक्स इक्वल टू 0 होता है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम बताया था मीन पे होती है, और मीन पे एक्स 0 करोगे तो क्या हो जाता है हाफ के स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू क्या होती है हाफ के स्क्वायर दोनों केस में, और के हाफ के स्क्वायर निकाले हो कितना निकला है 100, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई 100 जूल। पहले बोलो ये समझ में आया। तो ऑप्शन ए और बी करेक्ट है। जब ये एडवांस में पूछा गया था 2 ऑप्शन था, जब जेई में पूछा गया तो एक ऑप्शन हटा दिया गया, सिंगल करेक्ट को मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी वाला ऑप्शन दे दिया। नीट में भी वैसे ही पूछा है, तो ठीक है नोट करो। लिखो क्वेश्चन, water enters in turbine, water enters in turbine, water enters in turbine, turbine पता है Yes, sir. enters in turbine at a speed, बोर्ड पे लिखा है 700 मीटर पर सेकेंड, एंड leaves at a speed 700 मीटर per second and leaves 400 meter per second, leaves 400 meter per second. if 2 into बोर्ड पे लिखा है 10⁻³ kg per second,
if 2 into 10 to the power 3 kg per second of water flow through the turbine and efficiency is 75%, and efficiency is 75%. Efficiency is 75%. Efficiency is 75%. Then बताना है आउटपुट पावर इज, इफिशियंसी इज 75% लिखा है बोर्ड पे, देन आउटपुट पावर इज। अब समझो इस क्वेश्चन को, प्रैक्टिकल इस पे है अप्रोच पे। टरबाइन क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है। टरबाइन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, ब्लेड होता है। ब्लेड कैसा है? जस्ट लाइक आप फैन समझ लो, सीलिंग फैन हुआ या टेबल फैन हुआ या स्टैंड वाला फैन हुआ, तो उसमें क्या होता है, बना होता है ना ब्लेड। उस ब्लेड पे, और ब्लेड के पीछे क्या होता है? रॉड होता है। तो ब्लेड के पीछे रॉड होता है, उस ब्लेड पे क्या किया जाता है? पानी को गिराया जाता है। पानी को डैम में हाई हाइट तक स्टोर किया जाता है। हाई हाइट तक स्टोर करके हम क्या करते हैं? उसकी एच बढ़ाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाते हैं, और उस पानी को पाइप के थ्रू लाया जाता है। बहुत तेज स्पीड से आता है, चूंकि पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, हाइट ज्यादा है, पानी को स्टोर करके हाइट बढ़ाया, वो फिर टरबाइन के ब्लेड पे गिराया जाता है। हाँ, ब्लेड का स्ट्रक्चर होता है, ब्लेड ऐसा होता है ना, जस्ट लाइक ब्लेड क्या होता है, जैसे पंखी का ब्लेड है ना, तो उसका ब्लेड होता है, पर उसके ब्लेड में गड्ढा सा बना होता है। जैसे कि आप चम्मच समझ लो, प्लास्टिक वाला टाइप का चम्मच जो आता है, गोल गड्ढा सा, उस टाइप से बड़ा बड़ा चम्मच टाइप से समझ लो। तो डैने में गड्ढा सा बना होता है, पानी उस पर आता है। पानी गिरने से क्या होता है कि वो घूमने लगता है, विंग्स घूमता है, तो उसके पीछे रॉड घूमती है, शाफ्ट बोलते हैं इसको। रॉड घूमती है, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। उसका अलग कहानी क्लास 12 में पढ़ोगे, कुछ फैराडेज लॉ करके इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होता है, लेंज लॉ है, प्रिंसिपल है, वहां देखोगे। बेसिकली क्या होता है कि अगर अभी फ्लक्स वगैरह आपको नहीं पता, कुछ फ्लक्स होता है, वो चेंज होता है, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट का सिंपल फंडा क्या है, आप समझ लो कि उसको ब्लेड को घुमाना। अब ब्लेड को घुमाने के लिए प्रेशर चाहिए, चाहे जैसे जो हाइड्रो पावर प्लांट होता है, उसमें हाइड्रो मतलब पानी यूज करते हैं, तो हाइड्रो पावर प्लांट बोलते हैं। जो थर्मल पावर प्लांट है, इसमें कोयला यूज करते हैं। घुमाना ब्लेड को, ये तरीका अलग है। कोयले वाले में क्या करते हैं? कोयले से पानी को गर्म करते हैं। वेपर में भी क्या होता है? प्रेशर होता है। आप नॉर्मल घर में खाना ही बनाते हो या पानी गर्म कर रहे हो, तो बर्तन जो होता है थाली पे धक्का देता है ना, किसके कारण? वेपर के कारण। तो पानी को गर्म करके वेपर को ब्लेड पे गिराया जाता है, उसके वेपर के प्रेशर से घुमाया जाता है, तो वो हो गया तुम्हारा थर्मल पावर प्लांट। उसी को घुमाने के लिए अगर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज किया जाता है, तो बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर एनर्जी से पानी को गर्म किया जाता है और उसके वेपर को यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। हाइड्रो वाले में क्या कहते हैं? पानी को ही गिराया जाता है, ठीक है ना। तो अलग अलग तरीका है, मेनली वो बात की बात है। सिंपल हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो टरबाइन में क्या दिया है, यहां पे देखो, इस वेलोसिटी से एंटर कर रहा है और इस वेलोसिटी से लीव कर रहा है, क्या? पानी। 2 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पर सेकेंड, मतलब एक सेकेंड में 2 इंटू 10 टू द पावर 3 kg पानी किस पे गिर रहा है? टरबाइन के ब्लेड पे। इफिशियंसी 75%। इफिशियंसी क्या मांगेंगे उस पे? पहले हम पावर हमको निकालना, चाहे आउटपुट जो भी होगा, पावर निकालना है। और हमको क्या दिया? स्पीड किससे एंटर कर रहा है और किससे लीव कर रहा है। मान लो ज्यादा स्पीड से एंटर कर रहा है, स्पीड 700 से एंटर कर रहा था, स्पीड 400 हो गया, यानी जो स्पीड का कुछ कमी हुआ ना, स्पीड में 700 से 400 हुआ, तो स्पीड कम हुआ ना। स्पीड कम हुआ यानी कि एनर्जी का कुछ कहीं गया होगा। एनर्जी कहां गया? एनर्जी ब्लेड को घुमाने में। ब्लेड को घुमाने में कितनी एनर्जी खर्च हुई? उतनी एनर्जी खर्च हुई जिसकी वजह से स्पीड 700 से 400 हो गया। समझ में आ रही बात? यानी क्या हुआ? स्पीड घटा है, मतलब एनर्जी क्या हुआ? कंज्यूम हुआ है ब्लेड को घुमाने में। मोशन की एनर्जी कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी है। तो हमको निकालना है पावर। तो पावर का कोई एनर्जी से कोई रिलेशन है? एक रिलेशन तो सिंपल फॉर्मूला है, पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क अपॉन टाइम। और वर्क डन बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़े हैं। अगर मैं स्पीड से लेट करूं तो वर्क डन इक्वल टू बोलते हैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बोलते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। और काइनेटिक एनर्जी का चेंज क्या होता है? मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mu²। फाइनल को v से लिखा, इनिशियल को u से लिखा, डिवाइड बाय क्या है? t।
ठीक। अब देखो क्वेश्चन में काफी बातें दे रखी है। अब देखो पावर, तो हाफ एम को कॉमन ले लें, क्या बचेगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, टी भी आएगा। ये होगा क्या, 1/2 इंटू एम इंटू दिस होगा। क्वेश्चन में देखो वी दिया है, क्वेश्चन में v मतलब वी यू दो तरह का स्पीड दिया ना, एक को एंटर कर रहा है, एक को लीव कर रहा है, ठीक है ना। तो एक दे रखा है, ये भी दे रखा है। मास नहीं दे रखा, ध्यान रखो, केजी पर सेकेंड, टाइम, मास पर यूनिट टाइम यानी m/t दे रखा है, तो m/t भी दे रखा है, तो हम p नहीं निकाल लेंगे। अब एक बात समझो, अब फाइनल माइनस इनिशियल घटाओ, इनिशियल माइनस फाइनल घटाओ, जरा सा ध्यान रखना, ये u है, ये v है, ठीक। अब जिसको अगर मैं यहां पे ये पता करना चाह रहा हूं कि कितना वर्क हुआ, तो कितना वर्क हुआ तो मैं किसमें किसको सब्ट्रैक्ट करूंगा। अगर वर्क मुझे पता करना, आप देखो एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, पहले इतनी एनर्जी थी हाफ दिस स्क्वायर, समझ, हाफ एम इंटू दिस स्क्वायर, बाद में ये एनर्जी हो गई हाफ एम इंटू दिस स्क्वायर, तो एनर्जी में कमी क्या आया, दिस माइनस दिस ना, और वही पावर में कन्वर्ट हुआ, वही पावर में कन्वर्ट हुआ। तो उसके हिसाब से हमको ये कर लेना चाहिए कि हाफ एम यू स्क्वायर माइनस हाफ एम बी स्क्वायर। समझ में आई बात। मैं ये कर रहा हूं कि पता करो एनर्जी में कितनी कमी आई, यानी पहले कितनी स्पीड थी अब घट गई, तो एनर्जी में जो कमी आई वही तो कन्वर्ट हुआ ना इसमें। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं यहां पे, यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल ही होता है, ऐसा नहीं है कि इनिशियल माइनस फाइनल जो होगा, चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है। लेकिन हमको पता क्या करना है, हमको पावर पता करना है, यानी कितना पावर यूटिलाइज हुआ टरबाइन को मिला, जितना की स्पीड में कमी आई तो एनर्जी में कमी आई। तो दिस, अब देखो सारी वैल्यू गिवन है, हाफ m/t कितना गिवन है, 2 इंटू 10⁻3, ठीक, इंटू 700 का स्क्वायर, तो 700 का स्क्वायर माइनस कितना है 400 का स्क्वायर, 400 का स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको आप जैसे भी सॉल्व करना चाहो सिंपल, अच्छा 2 से 2 चला गया, काम तमाम। इधर क्या बचेगा, 10⁻3, यहां बचा 10⁻3। इसको जब सॉल्व करोगे आप जैसे भी करो, आसान तरीका ये रहेगा, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49, 49, और 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और ये 10 का स्क्वायर है पावर 4 हो जाएगा, और इसमें भी स्क्वायर है पावर 4 हो जाएगा। तो 10 की पावर 2 का स्क्वायर, 10 की पावर 2 का स्क्वायर, यानी 10 की पावर 4 को हम बाहर कर ले कॉमन लेके, और इधर बचेगा क्या 49, और इसमें बचेगा 16। बात समझ में आ रही है। इससे अगर 100 को बाहर करना चाहे 10 की पावर 2 को, स्क्वायर की वजह से 10 की पावर 4 दोनों में से कॉमन आ जाएगा, तो ये 49 में ये जाएगा 16, कितना होगा 49 में 16, 33, क्या करो 33, तो 33 इंटू 10⁻7 इतना वाट क्या होगा पावर मिलेगा। समझ में आया। अब एक क्वेश्चन में बात समझना, इफिशियंसी क्या होता है पता है किसी को, इफिशियंसी मतलब कितना इफिशियंट है, ठीक है ना, कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अगर बोला जाए इफिशियंसी 100% मतलब जितना पावर आया, एनर्जी जितना मतलब मिला, जितना एनर्जी कंज्यूम हुआ वो टोटल जो है पावर में कन्वर्ट हो गया आउटपुट। अगर 100% इफिशियंसी होती तो आंसर यही होता। इफिशियंसी कितना दिया है 75%। इफिशियंसी को ऐसे लिखा जाता है इस तरह का, जैसे अलग अलग सिंबल होता है ना, एंगल के लिए सिंबल होता है, इसको बोलते हैं थीटा, उसी तरह इफिशियंसी को इससे लिखते हैं, इसको पढ़ते हैं, इस सिंबल को पढ़ते हैं, और भी कई जगह यूज होता है, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी वगैरह देखेंगे वहां यूज होता है, इसको ईटा पढ़ते हैं। तो खैर, तो ये इफिशियंसी का मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट। सिंपल इफिशियंसी टर्म का ही मतलब होता है आउटपुट बाय इनपुट। हमने इनपुट कितना दिया था और उसका रिजल्ट हमको क्या मिला, ठीक। तो इफिशियंसी क्या है 75%, यानी 75 बाय क्या है 100%, का मतलब बाय 100 इक्वल टू क्या होगा आउटपुट, पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट, ये होगा इफिशियंसी। सिंपल, या आप सिंपल सीधा भी कर सकते हैं ना, मैं समझाने के लिए ना डिटेल में जा रहा हूं। तो पावर जो है आउटपुट कितना मिला, पावर जो मिला ये, पर उसका इफिशियंसी कितना यूज होता है, पावर आउटपुट इक्वल टू 75 बाय 100 इंटू पावर इन, और ये कितना निकला है 33 इंटू 10⁻7। इसको सॉल्व कर लो, 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य गया 55, 75 इंटू 33
75 इंटू 33 करोगे कितना आएगा, ये करके देखो, ये आ जाएगा 2475 2475, जो करके देख लो, इंटू 10 टू द पावर क्या आ जाएगा 5 वाट 5 वाट। या फिर आंसर जिसमें भी रहे, अगर मेगावाट में दिया हो तो ऐसे लिख सकते हो, उसको लिख सकते हो 247.5, जिसमें भी आंसर हो। और 1.5 लिखे तो यहां एक 10 बढ़ जाएगा, इधर अगर 0.5 लिखे एक घटाए हैं तो इधर एक बढ़ जाएगा, इधर 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। और 10 टू द पावर 6 को क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं। तो 10 247.5 मेगावाट, डिपेंड करता है ऑप्शन किस में, अगर ऑप्शन ये है तो ठीक है, या फिर नहीं कुछ है तो ये भी छोड़ सकते हैं। तो समझ में आई बात। इफिशियंसी के लिए होता है आउटपुट बाय इनपुट, जो भी आउटपुट है पावर आउटपुट बाय पावर इनपुट। आप सीधा भी कर सकते थे, इतना आया, इसका कितना यूज हो रहा है, ये पूरा यूज नहीं हो रहा है, इसका 75% यूज हो रहा है, तो हम यहां भी सीधा कर सकते थे इंटू 75/100, वही क्या है इंटू 75/100, इसका 75% ही यूज हो पा रहा है। समझ में आई बात, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। लिखना क्वेश्चन एक, ए स्प्रिंग ऑफ, क्वेश्चन लिखना, ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट के is cut into two pieces, is cut into two pieces, cut into two pieces such that, cut into two pieces, cut into two pieces such that one is double the length of other, one is डबल दी लेंथ ऑफ अदर, एक की लेंथ दूसरे की क्या है डबल है, वन इज डबल द लेंथ ऑफ अदर, डबल द लेंथ ऑफ अदर। फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट, फाइंड द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ टू पीसेस, वन इज ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज कट इनटू टू पीसेस such that one is double the length of other, find the spring constant of two pieces। हाँ, अब जरा समझो, इस कॉन्सेप्ट पे नहीं किए होगे तो कॉन्सेप्ट समझ लो, बाद में देख लेना, इसको मैं ही समझा दे रहा हूं। एक स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला स्प्रिंग का और बेसिकली मैथ है, बेसिकली मैथ है, बेसिक मैथ है और कुछ नहीं। मान लो स्प्रिंग की शुरू में लेंथ है L, शुरू में स्प्रिंग की लेंथ है L और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्वेश्चन में क्या दे रखा है K। अब इसको दो पीस में तोड़ा गया, जरा समझना बात को, दो पीस में तोड़ा गया सच दैट वन इज डबल द लेंथ ऑफ अदर, मतलब दो टुकड़े में इस तरह से तोड़ा कि एक की लेंथ दूसरे की क्या है डबल है, मतलब एक टुकड़ा ये हो गया और दूसरा टुकड़ा ये हो गया, तो एक टुकड़े का लेंथ दूसरे का क्या है डबल है। ठीक, हमको बताना है दोनों की स्प्रिंग कांस्टेंट अब कितनी हो जाएगी। तो एक छोटा टुकड़ा मान लो ये है K1 स्प्रिंग कांस्टेंट, बड़ा टुकड़ा ये हमने बोल दिया K2, दोनों का इन टर्म्स ऑफ K बताना है, K का कितना हो जाएगा। अब मैथ में सिंपल बताओ, एक चीज को दो ऐसा तोड़ा गया, एक चीज को ऐसा तोड़ा गया कि एक का लेंथ दूसरे का डबल है, तो दोनों का लेंथ L के टर्म्स में कितना कितना होगा, एक L और एक 2L, मतलब टोटल लेंथ है L इनिशियल और उसको तोड़ के जो टुकड़ा बना उसका लेंथ 3L हो जाएगा। जैसे एक L है, हाँ, तो दूसरा हो जाएगा जो x - L हो जाएगा। वैसे नहीं, मुझे मैथ में सिंपल बताओ ना। हम बोलते हैं सिंपल कि दो बालक है तुमको और तुमको, मेरे पास कुछ पैसे थे, मेरे पास कुछ थे रुपये, मान लो से 60 रुपया था, मेरे पास 60 रुपया था। हम बोले दोनों बालक को दिए या बालिका को, मान लो दोनों बालक में एक को दूसरे का डबल दिए, मेरे पास 60 रुपया था, हम एक को दूसरे का डबल दिए, दोनों को कितना कितना रुपया दिए, 20 और 40 दिए ना, दोनों का जोड़ के 60। वही तो मैं बोल रहा हूं, टोटल लेंथ L है, एक को दिए कितना, एक को दिए और दूसरे को डबल दिए, एक को 20 दिए और दूसरे को दिए 40, यानी L के टोटल कितने टुकड़े हुए, 60 के टोटल 3 टुकड़े हुए, 20 20 20। एक को 60 का 2 हिस्सा मिला,
एक को 60 का एक हिस्सा मिला। बात समझ पा रहे हो? यानी सिंपल मैथ्स में ये आप करते हो, मान लो किसी चीज के 3 टुकड़े हुए, किसी चीज के 3 टुकड़े हुए, 1 2 3, 1:2 का रेशियो ना, एक दूसरे का डबल, मतलब 3 टुकड़ा हुआ, 1 2 3 टुकड़ा, तो एक को मिला एक हिस्सा और एक दूसरे को डबल 2 हिस्सा मिला। तो जिसको एक हिस्सा मिला उसको पूरे का कितना मिला? 1/3। टोटल कितने पार्ट हुए? 3 पार्ट हुए ना, एक पार्ट एक पार्ट एक पार्ट, और दूसरे को कितना मिला? 2 हिस्सा, कितने का? पूरे का, तो 2/3। ये बात समझ पा रहे हो? एक को 1/3, दूसरे का 2/3, तो टोटल लेंथ L है, तो एक लेंथ क्या हो जाएगा? L/3, 1/3 हिस्सा, और दूसरा लेंथ क्या हो जाएगा? 2L/3। तो पहले बोलो लेंथ इतना होगा, समझ में आया? सिंपल मैथ, ठीक। हमसे पूछा, लेंथ नहीं पूछा गया, पूछा क्या गया है? K। अब एक रिलेशन सिंपल जानते हैं, F इक्वल टू -KX या F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X। F इक्वल टू -KX ना, F इक्वल टू -KX, यहां से अगर K देखेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X होगा, इधर लाएंगे तो प्लस माइनस तो बता रहा है कि स्प्रिंग फोर्स उल्टे डायरेक्शन लगता है। रिलेशन देखोगे KX का उल्टा होगा, तो KX का उल्टा, अगर X मतलब जो लेंथ है, यहां पे लेंथ है ये L/3, तो इसका उल्टा K होगा, तो L/3 का उल्टा क्या होगा? L/3 का 1/3, 1/3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 3, यानी जो K1 हो जाएगा वो हो जाएगा 3K। अच्छा, समझे? और इसका उल्टा ये क्या है? 2/3, 2/3 का उल्टा करोगे, ये 2/3 भाग हुआ, तो K इसका उल्टा होगा, K इसका 3/2 भाग होगा, 3/2 पार्ट, तो ये हो जाएगा 3/2K। समझे? तो ये क्वेश्चन आईटी में पूछा हुआ है, कुछ खास नहीं है। आईटी जब 2 एग्जाम करता था, एक स्क्रीनिंग और एक मेंस करके, जेई से अलग था, जेई को लेना देना कुछ नहीं था, आईटी से अपना ही 2 एग्जाम अलग करता था, तो पुराना क्वेश्चन है, नॉर्मल था आपका। वहां पूछा था कि किसी एक टुकड़े का, कि व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट ऑफ लॉन्गर पार्ट, तो लॉन्गर वाले का क्या आंसर होगा? लॉन्गर का 3/2K। लॉन्गर का 3/2K। किसी का पूछ सकता है, लॉन्गर पूछता 3/2K, शॉर्टर पार्ट पूछता तो क्या आंसर होता? ठीक है, तो जिसका ये पूछे, तो बात समझे? तो इसको नोट कर लो, फिर कर लो अभी, फिर और क्वेश्चन भी देखेंगे। वर्क पावर एनर्जी में और क्वेश्चन करते हैं, अगला लिखो। कुछ किया अभी, कुछ और करते हैं, लिखो। पार्टिकल इज प्लेस्ड, क्वेश्चन लिखना, ए पार्टिकल इज प्लेस्ड, ए पार्टिकल इज प्लेस्ड एट द origin, a particle is placed at the origin, at the origin, and force F equal to kx, and force F equal to kx। फोर्स ध्यान रखना, मैं जो क्वेश्चन में दे रहा हूं वही यूज करोगे, भले आप फोर्स कुछ भी जानते हो। F equal to kx is acting on it, is acting on it, acting on it, acting on it, here K is a positive constant। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आईटी का, आसान है आईटी का। हियर K is a positive constant, बोर्ड पे लिखा है K is a positive constant if इस तरह से लिखने का मतलब समझ में आता है, if u0 equal to 0, if u0 equal to 0, हाँ मतलब फंक्शन होता है u एज अ फंक्शन ऑफ, जिसका मतलब x का फंक्शन है, उसमें 0 रखेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? 0 होगी। तो बताना है द ग्राफ बिटवीन ux वर्सेस x, द ग्राफ बिटवीन ux, बोर्ड पे लिखा है u एज अ फंक्शन ऑफ x, मतलब u वर्सेस x का ग्राफ बताना है कैसा होगा। 4 ऑप्शन सिंपली दे रखे थे या दे रखा होगा, 4 ऑप्शन, इनमें से कौन सा एक है? ये A, आराम से सोच के बताना। एक ऑप्शन है B, ऐसा कुछ। 2 ऑप्शन यहां लिख देता हूं, एक है C, ऐसा कुछ, और एक है D।
ऐसा कुछ। अब दो तरह के शेप दिख रहे हैं, अब इनमें से शेप कैसा होगा पता करने के लिए आपको इक्वेशन की जरूरत होगी। तो इक्वेशन बताओ, मैंने रिलेशन पहले यूज किया है। तो सब में u वर्सेस x है, y एक्सिस पे u है एज अ फंक्शन ऑफ x और x, यहाँ भी u एज अ फंक्शन ऑफ x बाई x, u एज अ फंक्शन ऑफ x और u वर्सेस x का। ये चार ग्राफ है, चारों में से कौन पॉसिबल है ट्राई कर सकते हो। तो एक दो इसका सी होगा। ट्राई करो। सी बोल रहा है बालक, ठीक है। बाकी लोग कोई कुछ बोल रहे हैं? एक मिनट ट्राई कर लो। अब देखो इस क्वेश्चन को ऐसे तो मैं पूरे प्रोसेस से बताऊंगा, लेकिन इसके लिए आपको शेप का पहले जरूरत है। तो पहले एक तो पूरे प्रोसेस से बताऊंगा, लेकिन पर्टिकुलर इसी क्वेश्चन को करना है तो उतने की भी जरूरत नहीं है। आपको सीधा हमने ग्राफ बताया हुआ है कि u जो था क्या था, u इक्वल टू, याद करो, था हाफ की एक्स स्क्वायर। समझना जरा बात को। u इक्वल टू हमने डायरेक्ट बताया था हाफ की एक्स स्क्वायर। y एक्सिस पे क्या है, u है, x एक्सिस पे क्या x है, तो x एक्सिस पे जो उसका स्क्वायर है और हाफ के क्या है, कांस्टेंट है। तो u प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर किसका ग्राफ होता है, इसका पैराबोला का। तो पहले ही तो ये समझ में आ गया कि b और d नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगा, ठीक। अब a या c में से कोई होगा। तो जो बोल रहे हो c, ठीक बोल रहे हो, लेकिन गड़बड़ क्या हो रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से समझो। ये हमने बताया था u इक्वल टू के एक्स स्क्वायर आता है, लेकिन याद करना कब आता है, हमने जब फोर्स लिखा था रीस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस के एक्स। याद करो F इक्वल टू माइनस कैसे प्रूव किया था, वो मैंने डिटेल वहां किया था। अभी इस केस के लिए देखेंगे जो पूछा गया, F इक्वल टू माइनस के एक्स वाले के लिए ऐसा आ रहा है। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो डायरेक्ट कि माइनस के एक्स वाले के लिए क्वेश्चन में जो दिया गया हम वही यूज करेंगे। क्वेश्चन में नहीं बोला गया फोर्स इक्वल टू माइनस के एक्स है, क्वेश्चन में बोला गया है प्लस के एक्स है। तो माइनस के एक्स के लिए प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर ऐसा ग्राफ होता है, तो प्लस के एक्स कर देंगे तो जस्ट उल्टा ग्राफ हो जाएगा। तो ग्राफ हो जाएगा ए। समझ में आ रही बात। तो एग्जाम में अगर डायरेक्ट करना है तो फिर ऐसे करेंगे। आईटी के पूछने का बस एकमात्र सिंपल सा यही वजह है कि जल्दी से आके आप, जिसको नहीं समझे तो कुछ भी कर देगा, जिसको थोड़ा बहुत समझे वो सी करेगा। अब हम पूरे प्रोसेस से ही चल जाते हैं, कोई खास है नहीं, हम पूरे मेथड से भी चले जाते हैं। मेथड से भी देख लेते हैं, एग्जैक्ट ग्राफ दिख जाएगा। ऐसे यहां तो हो गया। याद करो एफ और एक्स में रिलेशन बताया था। देखो बालक बालिका, यहां पे हमने नहीं लिखा आई नो, हाँ तो वी नो लिखा है, बहुत उम्मीद के साथ, गड़बड़ नहीं करना। एफ इक्वल टू ये रिलेशन बताया था माइनस डी यू बाई डी एक्स, एफ इक्वल टू माइनस डी यू बाई डी एक्स रिलेशन बताया था। अब यहां से मुझे क्या पता करना है, u और x के बीच का ग्राफ है, तो u और x के बीच का क्या चाहिए, रिलेशन चाहिए, तभी ग्राफ बता पाएंगे। तो यहां से लिखेंगे du, तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, f dx हो जाएगा। du इक्वल टू हो जाएगा f dx और माइनस लगा दो। अब अगर हमको u निकालना है तो बोथ साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। इधर भी इंटीग्रेट कर दिया du, इधर भी इंटीग्रेट कर दिया f dx। अब f की वैल्यू वहां पे माइनस के एक्स दिया होता था तब वैसा आता था। यहां क्वेश्चन में f जो दिया हम वो यूज करेंगे। क्वेश्चन में बोला गया f यूज करो क्या, kx, तो f के जगह लिखा kx dx। ठीक, लिमिट लगा देंगे शुरुआत में। देखो एक बात और बोला गया, या फिर नहीं पता हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन लेके चलते हैं। समझो du का इंटीग्रेशन क्या होता है, u, du का u हो जाएगा, तो du का हो जाएगा u, इधर करोगे सॉल्व, k को बाहर करोगे, x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, समझो x स्क्वायर बाई 2, और कुछ नहीं पता तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन c है। तो u और c में रिलेशन, u और x में रिलेशन क्या आया, u इक्वल टू माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2। ये u जो निकला क्या निकला है, एज अ फंक्शन ऑफ x निकला है। u एज अ फंक्शन ऑफ x निकला हमारा क्या, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अब रिलेशन के लिए हमको c तो कोई कांस्टेंट है, c की वैल्यू पता करनी होगी। तो इसके लिए क्वेश्चन में एक बात बोला गया कि u 0 इक्वल टू 0, मतलब 0 क्या है, u की वैल्यू यानी फंक्शन की वैल्यू यानी x की वैल्यू जब 0 रखेंगे तो u क्या वैल्यू दे रहा है, 0। तो x, हाँ बिल्कुल, एट x इक्वल टू 0 रखो। मैं पूरे प्रोसेस से जा रहा हूं। x इक्वल टू 0 रखोगे यानी x के जगह पे जब 0 रखोगे तो ये फंक्शन माइनस के एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, 0 का स्क्वायर बाई 2 प्लस सी।
तो ये तो 0 ही हो जाएगा। और दिस वैल्यू u0 की वैल्यू क्या दे रखी है, इक्वल टू 0। ये टर्म 0 यानी c इक्वल टू क्या आ गया, 0। बात समझ में आ रही है? जब x की वैल्यू 0 रखा तो जो फंक्शन की वैल्यू है बोला गया क्या, कितना आ रहा है, वो 0 आ रहा है। तो x 0 रखेंगे, ये 0 यानी c की वैल्यू क्या आ गई, 0। तो u जो निकला, सो हमारा, मैं इधर लिख दे रहा हूं, सो u जो रिलेशन निकला, u इक्वल टू c 0 हो गया, तो क्या निकला, u एज अ फंक्शन ऑफ x, u एज अ फंक्शन ऑफ x निकला माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2। तो यहां पे देखोगे तो k कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, u प्रोपोर्शनल टू क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। पैराबोला ही है, 1 की पावर 1 1 की पावर 2, पर क्या है, माइनस एक्स स्क्वायर। प्लस एक्स स्क्वायर का ग्राफ ऐसा होता है, पैराबोला में बताया डिटेल में, y प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, माइनस का क्या होगा, उल्टा होगा, ठीक है। और x 0 पे 0 है तो वो भी दिख रहा है, समझ में आया क्यों होगा। तो लिखो, पूरे प्रोसेस के लिए हमने डिटेल में बता दिया। ऐसे एग्जाम में जरूरत है तो आप सीधा समझ सकते हो, f इक्वल टू माइनस के एक्स के लिए ये ग्राफ है, तो हमने जस्ट उल्टा किया, प्लस के एक्स, तो ग्राफ भी पैराबोला ही रहेगा, पलट जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन प्रोसेस से पूरा जाना है तो नोट कर लो उसको भी, ठीक। क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर नए चैप्टर में आएंगे। लिखो क्वेश्चन एक, लिखो ए 10 kg मास, लिखो ए 10 kg मास, 10 kg मास moves along x axis. A 10 kg mass moves along x axis, ठीक, moves along x axis full stop. Its acceleration as a function of position, its acceleration as a function of position, acceleration as a function of position, मतलब acceleration और position के बीच, is shown in figure. Its acceleration as a function of position is shown in figure. ये दिया है सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में, x दिया है सेंटीमीटर में, ठीक है। shown in figure full stop लिखना। what is the total work done, what is the total work done on the mass, what is the total work done on the mass by the force, on the mass by the force, on the mass by the force, by the force, as the mass moves from, as the mass moves from, बोर्ड पे लिखा है moves from x equal to 0, mass moves from x equal to 0 to x equal to 0 to 8 centimeter, x equal to 0 to 8 centimeter, x equal to 0 to 8 centimeter, 0 to 8 centimeter। तो ग्राफ या फिगर, ग्राफ दे रखा है, ये एक्सेलरेशन वर्सेस पोजीशन डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दे रखा है। एक्सेलरेशन दे रखा है सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, पोजीशन दे रखा है x सेंटीमीटर। मैंने बेसिक फंडा बताया हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर बता दो, ट्राई करो, 1-2 मिनट का टाइम ले लो। चलो देखो, इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं है, वर्क डन बताना है। तो वर्क डन इक्वल टू क्या होता है, बेसिक बहुत बात करें, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और फोर्स को क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन। मैं इस तरह से क्यों बोल रहा हूं, तो किसी भी ग्राफ से सिंपल 2 चीज बताए। ग्राफ का स्लोप मतलब क्या होता है, बहुत जनरल वे में बात करोगे, स्लोप का मतलब y बाय एक्स का रेशियो स्लोप होता है ग्राफ का। और एरिया क्या देता है, जो x और y पे क्वांटिटी है उसका प्रोडक्ट देता है। दोनों एक्सिस पे जो प्रोडक्ट है, दोनों एक्सिस पे जो क्वांटिटी दिख रही है उसका प्रोडक्ट करेंगे, जो क्वांटिटी मिलेगी एरिया वही देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, वेलोसिटी इनटू टाइम मतलब डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया क्या देता है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम वेलोसिटी। तो सीधा सा ग्राफ का एरिया क्या देता है, दिस इनटू दिस का प्रोडक्ट। तो यहां पे दिस इनटू दिस का प्रोडक्ट करोगे तो ये एरिया क्या देगा, ये एरिया एक्सेलरेशन और पोजीशन का प्रोडक्ट देगा। ये एरिया यानी ये वाला क्वांटिटी दे देगा, ए और एस का प्रोडक्ट दे देगा ये एरिया। समझ में आ रही बात, सीधा ग्राफ वही देता है ना, वीटी ग्राफ है तो वी और टी का प्रोडक्ट, तो इन दोनों का प्रोडक्ट दे देगा एरिया। और एम क्वेश्चन में गिवन ही है,
तो क्या लिखेंगे, वर्क सिंपली यहां पे m, और ये वाली क्वांटिटी a इंटू एस का मतलब है ये एरिया ऑफ ग्राफ, एरिया ऑफ ग्राफ। 8000 जूल। और यूनिट का भी थोड़ा सा ख्याल रखना, एरिया ऑफ ग्राफ किस पे प्रोजेक्ट करेंगे, एक्स एक्सिस पे, ग्राफ ऑन एक्स एक्सिस, प्रोजेक्टेड ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, सिंपल। तो मास इनटू एरिया, ग्राफ का एरिया क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल ये मास गिवन है, लिख लेते हैं सीधा 10 kg, और एरिया रेक्टेंगल का 1/2 क्या लिखोगे, इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ही लिखोगे ना 1/2 बेस, बेस कितना है 8 और हाइट कितना है 20, लेकिन यूनिट सबको एसआई में रखो, ये केजी में है, ये तुम्हारा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर सेंटीमीटर, तो एक 1/2 इंटू 8 का 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर किसका, एक्सेलरेशन का 1 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर 2 है, सेंटीमीटर का स्क्वायर, 1 सेंटीमीटर को हटाते हैं क्या लगाएंगे 10 की पावर -2, 2 सेंटीमीटर हटाओगे क्या लगाओगे 10 की पावर -4। क्लियर हुआ? तो बस अब सॉल्व ही तो करना है, 2 से उड़ा दो काम तमाम, 2 2 20 10, ये क्या हो जाएगा 8, और ये 10 10 100 100, और ये क्या हो जाएगा 10 की पावर 2, 10 की पावर क्या हो जाएगा -2, तो 8 इंटू 10 की पावर -2 जूल, ये आंसर हो गया। पहले बताओ कोई दिक्कत, नोट कर लो, ठीक है, ये नोट कर लो। उसके बाद वर्क पावर एनर्जी में क्वेश्चन किया हमने काफी, बाकी आप शीट वगैरह के क्वेश्चन करना, जो यूट्यूब पे देखते हो आप कोई रेफरेंस बुक उठा लो, जिससे चाहे डीसी पांडे से करो या एससी वर्मा से, कोई स्टैंडर्ड बुक से, बाकी क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। अगला चैप्टर पर हमने जाएंगे अब, इसके बाद सर्कुलर मोशन में, नोट कर लो।